जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर का पार्ट है, वो पॉपुलेशन के ही सेगमेंट में से है, पॉपुलेशन के सेक्शन से। और पॉपुलेशन में हम लोगों ने पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन और मोबिलिटी या माइग्रेशन को डिस्कस कर लिया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। आज से जो सेक्शन शुरू हो रहा है वो पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है, कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस तरह से डिफर करती है बाकी ऑर्गेनिजम्स के हवाले से, और किस तरह से ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो किस साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की। उसके हवाले से जो सबसे पहला काम हमें नज़र आता है वो थॉमस माल्थस का है। माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है इसको। और 1798 में एक ऐसे जो है वो पब्लिश किया थॉमस माल्थस ने, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और उसमें उसने कुछ इस तरह से कोट किया कि आई सेड दैट पॉपुलेशन व्हेन अनचेक्ड। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ पे एम्फोसिस रखना है कि उसकी वर्डिंग क्या है, कि इफ द पॉपुलेशन इज अनचेक्ड, either it is checked by the nature, controlled by। जी, सो बहुत सारे ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें माल्थस की थ्योरी में जो किताबों में कोट की जाती है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस जो आपको नज़र आती है वो आमतौर पे एक्सपोनेंशियल के तौर पे लिखी गई होती है। लेकिन एक्सपोनेंशियल रेशो या रेट ऑफ इंक्रीज जो है दैट डिफर्स फ्रॉम ज्योमेट्रिकल इंक्रीज, वो हम लोग इक्वेशन पे आके उसको ऑब्जर्व करेंगे। एंड देन ही रेफर्स के द सब्सिस्टेंस, यानी कि जो मीन्स हैं, जो मतलब फूड रिसोर्सेज हैं फॉर मैन काइंड, दे ग्रो इन अरिथमेटिकल रेशो, जिसको हम लीनियर ग्रोथ भी कह सकते हैं। ये जो टाइम है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ये वो टाइम है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो उसके इम्पैक्ट्स नज़र आना शुरू हो गए थे। 1798 की ये बात है। और उसमें ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इनकम लेवल्स इंक्रीज होना शुरू हुए, मेडिकल फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना शुरू हुआ, लोगों के डाइट पैटर्न्स इंप्रूव हो गए, अल्टीमेटली डेथ रेट्स जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो गए। इससे 400 साल कबल या 400 साल पहले का अगर टाइम देखते हैं, 1348 में यूरोप ने एक ब्लैक डेथ जो है वो ऑब्जर्व की थी। दैट वाज द बुबोनिक प्लेग, जिसने तकरीबन यूरोपियन 75% यूरोपियन पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। लेकिन 400 साल गुजरने के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है वो पॉपुलेशन में एक स्टीप चेंज नज़र आया, एक इंक्रीज नज़र आई। और थॉमस माल्थस की इस थ्योरी को बहुत सारी बुक्स में अर्ली वार्निंग के तौर पे भी रेफर किया जाता है, कि इट इज़ वार्निंग अगेंस्ट द ओवर पॉपुलेशन। सो उस हवाले से मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट पॉपुलेशन पे आता है वो डेथ रेट्स के डिक्रीज होने से है, जबकि बर्थ रेट्स चाहे वो उसी रेट पे अकर कर रहे हो, लेकिन डेथ्स के डिक्रीज होने से साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करना शुरू हुआ। अब जहाँ तक ज्योमेट्रिकल रेशो का ताल्लुक है उसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड्स में कर लेंगे, लेकिन पहले हम इंट्रोड्यूस कर लें थ्योरी को। कि माल्थस ने आइडिया जो है ये ऐसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये 6 एडिशंस थे उसके, उसमें ये प्रेजेंट किया। और ज़्यादातर उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो उसके फादर की टीचिंग्स का था। ही बिलोंग टू अ रिलीजियस फैमिली, क्लर्जी मैन था, लेकिन इकोनॉमी के हवाले से उसको इकोनॉमिस्ट भी कंसिडर किया जाता है, उसे डेमोग्राफर भी कहा जाता है, बट द बैकग्राउंड वाज क्लर्जी। सो ही हैड इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड्स, स्पेशली अगर हम फ्रेंच थिंकर की बात करें, यों यॉर्क रूसो, about the future improvement of the society. In the first edition of his treatise, Malthus put forth his views that opposed to the beliefs of scholars like Marquis de Condorcet and William Godwin, who were optimistic about population growth in England. यानी कि अगर हम देखें कि पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से जो थ्योरिस्ट हैं उसमें इवन बोजरअप का नाम भी मिलता है, कि इफ देयर इज लार्जर पॉपुलेशन दैट actually means more earning hands and that will contribute in economic growth. लेकिन
माल्थस और उसके जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ को और ओवर पॉपुलेशन को एक थ्रेट के तौर पे पोज करते हैं या उसको उस तरह से इंक्वायर करते हैं. So, during the Industrial Revolution, England experienced a steep increase in population, and in his book Enquirer, William Godwin promoted population growth as a means for human beings to attain equality. So, William Godwin का जो point of view है वो ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करने के हवाले से वो इसको पॉजिटिव कंसिडर करता है, लेकिन माल्थस की जो या माल्थसियन स्कूल ऑफ थॉट है वो ओवर पॉपुलेशन को बेसिकली एक थ्रेट के तौर पे कंसिडर करता है. सो थॉमस रॉबर्ट माल्थस was a British economist, demographer, whose famous theory of population highlighted the potential dangers of overpopulation. So यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि basically in simple words, if human population was allowed to increase in an uncontrolled way, जिसको उसने unchecked कहा, then the number of people would increase at a faster rate than the food supply, and that will exhaust the food resources. अब यहाँ पे आते हैं हम कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और दूसरी जो जहाँ पे किताबों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेंशन की जाती है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम जैसे माल्थस ने कहा कि ज्योमेट्रिकली पॉपुलेशन ग्रो करती है, ह्यूमन पॉपुलेशन स्पेशली. सो एक चीज़ जो है वो हम ज़रूर इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट या फ्रेंच थिंकर की एक स्टेटमेंट भी है कि the difference between a man and the beast is that uh, man can drink water even if he's not thirsty, and he makes love all the year round. That means the animals have their specific breeding season, but the mankind or the human species, they can breed all the year round. सो उस हवाले से बर्ड्स के हवाले से थ्रू आउट द ईयर बर्ड्स हो सकती हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज करती है मैनकाइंड या ह्यूमन बींग्स में एज कंपेयर टू अदर एनिमल स्पीशीज जिनका एक रिस्ट्रिक्टेड ब्रीडिंग सीजन होता है. सो इसको हम उतना मतलब एग्जैजरेट भी नहीं कर सकते जितनी एग्जैजरेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस तरह की जो 1 2 4 8 इक्वेजन है ये आमतौर पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो मिल सकती है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट अप होगा तो 2 ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे एंड देन इट विल स्प्लिट टू मेक 4 ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन. लेकिन ये चीज जो है दैट इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग्स, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ हाइपरबोले. हाइपरबोले बेसिकली उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है कि विच इज हाइपर HYPER. Hyper means above. BOLE बोले. Hyperbole is जिसको हम कहते हैं exaggerated expression कि ये ज़रूरत से मतलब ज़्यादा ही उसको हाईलाइट किया या उसको above the normal represent किया. Exponential growth का मतलब ये लिया जाता है कि like if there is a size of population of 100 and population increasing by 10%, तो पहले स्टेप में 100 से वो 110 हो जाएगी, 10% इंक्रीज ऑफ 100. लेकिन नेक्स्ट स्टेप में 110 जो साइज ऑफ पॉपुलेशन अटेन हो चुका होगा उसका 10% इंक्रीज का मतलब है कि 11 पीपल विल बी एडेड इंस्टेड ऑफ प्रीवियस 10. जब 11 लोग उसमें ऐड होंगे तो वो 121 की पॉपुलेशन हो जाएगी. अब उस 121 की पॉपुलेशन या 121% का अगर 10% देखा जाए दैट विल बी 12. सो इट विल मेक अ जे शेप, जे कर्व, या एक अगर ग्राफ की बात हम करते हैं तो ग्राफ में उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट विल बी मोर लाइक ग्राफ जो कि हम हिस्टोरिकली पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते भी हैं वर्ल्ड ओवर, या ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट इस तरह का जे कर्व बना रही होती है या जे शेप बना रही होती है. विद इंक्रीजिंग टाइम the population is increasing, but the increase by the steps is more than the previous increase. So that is called exponential.
जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मेंशन है, दैट कुड बी रॉकेट बूस्ट के बिल्कुल ही अपवर्ड जा रही है, बहुत शॉर्ट स्पैन और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि इस वक्त जैसे ये फूड रिसोर्सेज की उसने बात की, जिसको उसने अरिथमेटिक का नाम दिया, तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिसोर्सेज आर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसमें अगर हम रिलेट कर लें कि पहले रिसोर्स और पॉपुलेशन रेशियो, या आप कह रहे हैं कि जी एक रोटी थी और एक खाने वाला था, फिर उसके बाद दो खाने वाले हैं और उसके साथ दो ही अवेलेबल आपके पास फूड रिसोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पे बैलेंस जो है वो आउट होना शुरू हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि ये ओवर पॉपुलेशन है। व्हेन योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड योर पॉपुलेशन साइज इज इंक्रीजिंग as compared to your provisions or the resources. So ये 16 और 5 वाली जो रेशो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे क्लैशेस शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करनी पड़ेगी। उसमें आप फूड रिसोर्सेज की बात करें तो फैमिन जैसी कंडीशन हो सकती है, सोसाइटी में माल न्यूट्रिशन प्रिवेल कर सकता है, ठीक है, that leads to conflicts, that can lead to civil wars, that can lead to epidemics or diseases because of the malnutrition. So उस हवाले से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक certain टाइप का चेक जो है that will be applied on the population growth. Now what type of check is that? इसको हम कहते हैं नेचुरल चेक। ठीक है, तो थ्योरी का पहला पार्ट जो है वो रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के साइज के इंक्रीज के हवाले से बात करता है, बट द सेकंड पार्ट जिसमें वो मेंशन करता है कि ये जो ग्रोथ पॉपुलेशन है वो किस तरह से रिस्ट्रिक्ट होती है और किस तरह से कंट्रोल होती है, उसके हवाले से उसने दो तरह के चेक्स जो है वो अपनी थ्योरी में मेंशन किए हैं। एक को उसने नेचुरल चेक्स का नाम दिया है, और अकॉर्डिंग टू माल्थस डिजीज, फूड शॉर्टेज, जिसको हम स्कार्सिटी ऑफ फूड कह सकते हैं, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू फैमिन कंडीशंस। ठीक है, सो इसमें वो एपिडेमिक्स और डिजीज़ की बात करता है, वो फूड शॉर्टेज की बात करता है, जैसे हम लोगों ने रिसोर्सेज और पॉपुलेशन साइज के आपस में रिलेशनशिप को भी अभी देखा, एंड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन वर द नेचर्स वेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। इनको उसने पॉजिटिव चेक्स का नाम दिया है। इन्हीं चेक्स में कुछ बुक्स में आपको मेंशन मिलेगा कि नेचुरल डिजास्टर स्पेशली जैसे अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स हैं, और साइक्लोन्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, और फिर वेदर की एक्सट्रीम्स हैं, ये सब भी नेचुरल चेक्स में मेंशन की गई होती हैं। ठीक है, लेकिन नेचुरल चेक्स के हवाले से ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि मार्थस की थ्योरी में कुछ ऐसे भी चेक्स ऐड किए गए हैं, या कुछ ऐसी फिनोमेना ऐसे ऐड किए गए हैं जिसमें डेथ्स अकर कर रही हैं, चाहे वो सिविल वॉर्स हों, चाहे वो डिजीज़ और फूड शॉर्टेज हो। तो उसमें तो आपको एक चीज़ ये नज़र आएगी कि देयर वुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस availability of resources and the रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन साइज के। रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में फूड शॉर्टेज, स्टारवेशन और अल्टीमेटली कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर्स और उसके रिजल्ट में डिजीजेस, तो ये इंटरलिंक हो सकते हैं, एंड दे कैन बी रिलेटेड विद द रेशो ऑफ द रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द पॉपुलेशन साइज। तो इस तरह के चेक्स को, जो कि इस रिलेशनशिप के हवाले से अगर देखा जाए, तो इनको हम करंटली डेमोग्राफी में इसको हम कहते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट चेक्स, यानी कि इनका ताल्लुक पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन के साइज के साथ है। लेकिन कुछ बुक्स में जो फर्दर चेक्स मेंशन्ड हैं जिनको नेचुरल चेक्स ही कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि डिजास्टर्स हैं, चाहे वो नेचुरल अर्थक्वेक की सूरत में हो, चाहे फ्लड्स हो, चाहे वो साइक्लोन्स और वेदर रिलेटेड कैलामिटीज़ हों और डिजास्टर्स हों, इनको भी नेचुरल चेक्स में मेंशन किया जाता है, बट they are not dependent on the ratio between the human population and the resources size of or availability of resources. Rather, they are density independent checks. इनका
पॉपुलेशन डेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की रेशो से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कम आबादी के इलाके में भी अकर कर सकते हैं, ज़्यादा आबादी के इलाके में भी अकर कर जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ह्यूमन एक्सपोजर ज़्यादा इसलिए होना शुरू हो गया कि बहुत सारे लोग अब वल्नरेबल और रिस्क प्रोन या डिज़ास्टर, जहाँ पे मुख्तलिफ थ्रेट हैं या आप कह लें हैज़र्ड हैं, उस हैज़र्ड प्रोन एरियाज में रिजाइड करना शुरू हो गए, तो उनका एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हेडर इज द प्रिवेंटिव चेक्स। अब आपने स्टेटमेंट को पहले ही देख लिया था माल्थस की, कि उसने कहा था इफ अनचेक्ड द पॉपुलेशन विल ग्रो रैपिडली, और वो रैपिड ग्रोथ कितनी शो कर रहा था, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में शो कर रहा था। सो प्रिवेंटिव चेक्स में ही प्रपोज दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड अडॉप्ट मेयर्स such as infanticide, abortion, delayed marriage, strict following of celibacy, which means bachelorhood, or to avoid marriage, और टू चेक पॉपुलेशन। सो नेचुरली हम देखते हैं पाकिस्तान में भी कि अब जो मैरिजेबल एज है मिडिल क्लासेस में, वो ऑलमोस्ट 30 बियॉन्ड है। सो उससे भी जो रिप्रोडक्टिव एक स्पैन है लाइफ में, वो कम हो गया है उससे कंपेयर। पिछली जनरेशन्स में अगर हम देखें तो लेट टीन एजेस या अर्ली 20s की एज में अगर मैरिज होती थी, तो उसमें जो है रिप्रोडक्टिव स्पैन जो था वो भी ज़्यादा था, और उसमें आपको ग्रोथ रेट ज़्यादा भी नज़र आता है। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि अबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड, contraceptives, these were not mentioned by Malthus himself, क्योंकि he was a clergyman, he was a Roman Catholic, and these things are not allowed there. Delay in marriage and celibacy, they go in hand with the clergy or the priests or the church. So that was actually proposed by Malthus. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो इसी के ऊपर क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो कार्ल मार्क्स की तरफ से आता है, और उसमें उसने ये मेंशन किया कि Malthus failed to recognize the potential of human population to increase food supply. Malthus is accused by many to have failed to comprehend man's ability to use science and technology, और हम currently ये observe करते ही हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी दिए हैं, उसने हमें फूड रिसोर्सेज की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज करने के मीन्स भी प्रोवाइड किए हैं टू मीट द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और दूसरा इसमें जो चीज़ आती है तो माल्थस के हवाले से, वो ये कि माल्थस ने बेसिकली जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एग्जैचरेट करके बताया। Thinkers from the field of social sciences have criticized Malthus for his belief that the human society could never be made perfect. Malthus opposed all political, social, economic reforms that did not aim at controlling birth rate. His own methods of checking population growth were criticized as being impractical. ठीक है, जैसे उसने मेंशन किया था इन्फेंटिसाइड उसके साथ मतलब एसोसिएट किया जाता है कि उसने रेफर किया, और उसके साथ साथ जो है वो मतलब लेट मैरिजेस और सेलिबसी को उसने रेफर किया हुआ। माल्थस वाज अपोज टू पुअर लॉज पॉपुलर इन इंग्लैंड, लाइक जैसे पुअर लॉज ये हैं कि क्वालिफाइड लोग जिनको पुअर डिक्लेयर किया जाता है अंडर द लॉज, दे डिजर्व चैरिटी एंड दे आर प्रोवाइडेड विद फूड एंड शेल्टर, so the poor remain in their state of financial distress. So such charity would provide only short-term relief to them and let the poor remain in their state of financial distress. This thought of Malthus was viewed as misanthropic. कि माल्थस ने ये कहा कि आप चैरिटी नहीं करें, आप पुअर को सपोर्ट नहीं करें, let them die, the population will decrease and or will remain at the same ratio with the resources. So, concluding it, solution to unchecked population growth, inculcate middle class values in the lower classes. So, advocated universal suffrage, state run education. ठीक है, ये मार्कस ने
प्रपोज किया इन द एंड, but his analysis of population growth has been used to naturalize the idea of overpopulation as a purely mathematical problem, buries the struggle for politics in apparently objective language of math. माल्थस की थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चन आपको पास में मिलेगा वो आमतौर पे सीएसएस का एक पेपर ऐसा था कि जिसमें, ये उस ईयर का पेपर है जिस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन डिक्लेयर की गई, लेकिन साथ में ये रिपोर्ट भी शेयर हुई कि उस वक्त इंडिया की जो 37% पॉपुलेशन थी, दैट वाज अंडर द पावर्टी लाइन। सो दैट मीन्स के बहुत ज़्यादा 37% पॉपुलेशन का मतलब कि 37 करोड़ की आबादी जो थी वो 370 million people were actually under the poverty line, and they were claiming that they have attained the size of 1 billion. So उस वक्त एक क्वेश्चन सीएसएस के पास पेपर में आपको मिलता है कि जिसमें माल्थसियन थ्योरी के पर्सपेक्टिव में इंडियन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और पॉपुलेशन का जो साइज है उसके ऊपर क्वेश्चन पोज किया हुआ आपको मिलेगा पास पेपर्स में। आज के लिए इतना ही है। एक कल का हमारा जो लेक्चर होगा वो इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से होगा, और आज का ये लेक्चर माल्थसियन थ्योरी एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पास में पीपीएससी के पेपर्स में भी मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको सीएसएस में भी इसका मिलता है। थैंक यू।